हेलो एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा। दिस साइड उपासना एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमने EORO पार्ट बी के लिए डेली बेसिस पे क्लासेज स्टार्ट करी हैं, जिसकी पहली क्लास मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उस क्लास में हमने थोड़ा सा नगर पालिका किस तरीके से अस्तित्व में आई उसके बारे में फैक्चुअल बातें करी, अनुच्छेद 243 के बारे में बात करी, नगर पालिका एक्ट 2009 का इंट्रोडक्शन देखा कि ये किस किस तरीके से कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे पास हुआ था, इसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितनी धाराएं हैं, ये सभी चीज़ें देखी थी। और साथ ही साथ धारा 1 से 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम धारा 6 से 10 कंप्लीट करेंगे। मैंने टारगेट रखा है कि पर डे हम 10 से 15 मिनट की क्लास लिया करेंगे और उस क्लास में हम पर डे 5 धाराएं कंप्लीट करने की कोशिश किया करेंगे। तो उसी बेस पे ये आज मेरी सेकंड क्लास है। अगर आपको पार्ट बी या फिर पार्ट ए में से किसी भी पार्ट के लिए हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करोगे तो आपको नोट्स से रिलेटेड जानकारी अपडेट कर दी जाएगी। शुरुआत करते हैं धारा 6। धारा 6 नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में है। ठीक है, क्लियर रखना कि धारा 6 का संबंध नगर पालिका की संरचना से है। पिछले जो EORO हुए हैं उनमें सिर्फ डायरेक्ट धारा, कौन सी धारा का संबंध कहाँ से, ये पूछा गया था, लेकिन इस बार आपको उपधाराएं भी बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। धारा 6A में क्या है? धारा 6A में है कि जो निर्वाचित सदस्यों के बारे में है। ठीक है, इसमें यह लिखा गया है कि नगर पालिका के जो भी सदस्य होंगे, जो पार्षद कहलाएंगे, उन सभी सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक वार्ड से प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या बताया गया है कि धारा 6 में बताया गया है कि नगर पालिका के लिए जो वार्ड बनाए जाते हैं उन वार्डों से जितने भी सदस्य चुने जाते हैं उन सभी का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। वार्डों की संख्या न्यूनतम 13 होती है, मतलब ये न्यूनतम 13 सदस्य निर्वाचित होते हैं, लेकिन वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो 20 है। ठीक है, न्यूनतम है ये। आपको मिनिमम याद रखनी है कि मिनिमम 13 सदस्य तो होने ही चाहिए निर्वाचित सदस्य। और धारा 6A में के का संबंध है मनोनीत सदस्य। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि धारा 6A के में दिया गया है मनोनीत सदस्यों के बारे में कि राज्य सरकार, NP का मतलब नगर पालिका है। ठीक है, राज्य सरकार नगर पालिका से संबंधित अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत करती है। किसको मनोनीत करेगी राज्य सरकार? तो नगर पालिका से संबंधित अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत करती है। नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2021 में मनोनीत सदस्यों की संख्या किस प्रकार है? तो नगर पालिका में मनोनीत सदस्य 6 होंगे, नगर परिषद में 8 होंगे और नगर निगम में 12। ठीक है, ये संशोधन किया गया था 2021 में। पहले जो सदस्य थे वो थे 4, 5, 6 और अभी वर्तमान में है 6, 8 एंड 12। ठीक है, तीसरा है धारा 6A ख में क्या है? तो 6A ख में है पदहीन सदस्य। ठीक है, तो नगर पालिका के पदहीन सदस्य कौन होंगे? तो नगर पालिका में जो पदहीन सदस्य होंगे वो होंगे विधायक एंड सांसद। ठीक है, विधायक नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम तीनों में होंगे, लेकिन जो सांसद है वो नगर परिषद और नगर निगम में पदहीन सदस्य होंगे। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। MLA तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम तीनों में पदहीन सदस्य के रूप में काम करेगा, संबंधित क्षेत्र का होता है। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगी। और सांसद नगर परिषद और नगर निगम के में पदहीन सदस्य के रूप में काम करेगा। अब आपको थोड़ा सा मनोनीत सदस्यों के बारे में और पदहीन सदस्यों के बारे में क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मनोनीत सदस्य हैं उनको कम से कम, मनोनीत सदस्यों में कम से कम एक दिव्यांग अनिवार्य होना चाहिए। जैसे कि नगर पालिका में 6 सदस्य होते हैं, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12, तो मनोनीत सदस्यों में कम से कम एक सदस्य का दिव्यांग होना अनिवार्य है। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा ध्यान रखना है कि मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव में भी ये मत नहीं दे सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज जो इनको आपको ध्यान रखनी है कि इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता कि मनोनीत सदस्य इतने टाइम तक काम करेंगे। इनका कोई कार्यकाल नहीं है, यानी कि राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इन्हें कभी भी हटाया जा सकता है।
आपको ध्यान रखना है। और धारा 24 व 35 के प्रावधान इन पर लागू होंगे, तो उनको हम आगे देखेंगे कि धारा 24 और धारा 35 में क्या क्या प्रावधान है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि मनोनीत सदस्य 6, 8 और 12 होंगे और इनको कम से कम इनमें से एक दिव्यांग होना चाहिए। इनको मतदान का अधिकार नहीं होता, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, अब बात करें वहीं पदेन सदस्य की, जो कि एमएलए और एमपी होते हैं। तो पदेन सदस्य, ठीक है, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एमएलए व एमपी होते हैं पदेन सदस्य। ठीक है, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एमएलए व एमपी पदेन सदस्य होते हैं। पदेन जो सदस्य होते हैं वो बैठकों में भाग लेते हैं, ठीक है, और मतदान का अधिकार होता है। मनोनीत सदस्यों को बैठकों में भाग लेने का तो अधिकार होता है, लेकिन उनको मतदान का अधिकार नहीं होता। लेकिन पदेन सदस्यों को बैठकों में भाग लेने व मतदान दोनों का अधिकार होता है। ठीक है, एमएलए और एमपी तो मैंने पहले भी बताया था कि एमएलए नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम तीनों की बैठकों में मत देने का अधिकार रखता है, तीनों की बैठकों में भाग लेता है। लेकिन जो एमपी है वो नगर परिषद व नगर निगम की बैठकों में ही मत देने का अधिकार रखता है और उन्हीं में भाग लेता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। लेकिन इसमें एक नोट लगा के लिख लेना कि इनको मतदान का अधिकार तो होता है, लेकिन जो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव होता है ना, तो उसमें ये वोट नहीं दे सकते हैं। वैसे कोई भी मुद्दा है, कोई भी समस्या, उससे रिलेटेड कोई भी अगर चुनाव हो रहा है तो उस पर तो ये मत दे सकते हैं। लेकिन अगर बात करें इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष की, यानी कि नगर निगम के जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं और नगर परिषद के सभापति महासभापति और नगर निगम के महापौर और ये है ना, इनके चुनाव में वोट नहीं दे सकता है एमएलए और एमपी। ठीक है, आपको याद रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बारीक बारीक चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आपको धारा 6 को बहुत अच्छे से याद करना है। अब धारा 6(2) में क्या है, धारा 6(2) में लिखा हुआ, वो तो हम धारा 6(1) के और ख पढ़े थे हमने। अब हम धारा 6(2) के बारे में पढ़ेंगे। तो धारा 6(2) का संबंध है कि वार्डों की संख्या में बदलाव। किससे है, तो इसका संबंध है वार्डों की संख्या में बदलाव से है। ठीक है, इससे कैसे कि जनगणना के बाद जनसंख्या के हिसाब से वार्डों की संख्या में बदलाव किया जाएगा। ठीक है, कि कितनी जनसंख्या किस तरीके से, और जब जनगणना होगी तो उसके बाद वार्डों की संख्या में बदलाव किया जाएगा। लेकिन जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मौजूद नगर पालिका पर इस जनसंख्या को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ठीक है, आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मौजूद नगर पालिका पर इस जनसंख्या का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें ही एक पॉइंट और है कि वार्डों की संख्या कितनी होगी, इसका निर्धारण राज्य सरकार एक सरकारी नोटिस निकाल कर करेगी। ठीक है, कि वार्ड कितने होंगे, वार्डों की संख्या कितनी होगी, ये सब डिसाइड करने का जो दायित्व है वो है अपने सरकार का। धारा 6(2), 6(1) समझ में आ गई होगी आपको। अब धारा 6(3) के बारे में पढ़ते हैं। धारा 6(3) में सीटों का निर्धारण है, यानी कि एनपी की जितनी भी सीटें हैं, नगर पालिका की कुल सीटें तय करते समय राज्य सरकार बताएगी कि कितनी सीटें मतलब किन किन श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, यानी कि सामान्य वर्ग के लिए कितनी है, महिलाओं के लिए कितनी है, एससी एसटी ओबीसी, इन सभी की सीटें बताएगी कि सबके लिए कितनी कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं। ठीक है, सरकार का कर्तव्य है कि धारा 6 में लिखा हुआ है कि नगर पालिका की कुल सीटें तय करते समय राज्य सरकार बताएगी कि कितनी श्रेणियां निम्न श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं। अब धारा 4 में एससी व एसटी के आरक्षण की बात की गई है। किसकी, एससी व एसटी का आरक्षण कितना होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि एससी व एसटी को आरक्षित सीटों का प्रतिशत उतना होगा जितना उस नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या में इन वर्गों की जनसंख्या का परसेंट है। यानी कि एससी व एसटी को कितना आरक्षण मिलेगा, तो एससी व एसटी को इनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। ये धारा 6(4) में लिखा गया है। यानी कि किसी वार्ड में जितनी भी एससी व एसटी की संख्या है उसी के आधार से, उसी के बेसिस पर इनकी सीटों का निर्धारण किया जाएगा। और अगर किसी भी वार्ड में एससी एसटी की संख्या नहीं है तो इनकी सीटें नहीं होंगी, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एससी व एसटी को आरक्षित सीटों का परसेंट उतना होगा जितना कि उस क्षेत्र में इनकी जनसंख्या का प्रतिशत है। उसके बाद हम बात करते हैं धारा 6(5). तो धारा 6(5) में ओबीसी के आरक्षण की बात की गई है कि ओबीसी का आरक्षण कितना होगा। तो ओबीसी के आरक्षण का एक तो ये है कि 50% में से, यानी कि टोटल 50% ही आरक्षण दे सकते हैं, तो 50% में से एससी और एसटी को जो आरक्षण है उसको हटा के जो आरक्षण बचेगा वो ओबीसी का होगा।
यानी कि 50% में से SC व ST का आरक्षण हटा दिया जाए तो जो भी आरक्षण होगा वो OBC का होगा। आपको ध्यान रखना है कि OBC का आरक्षण किसी भी परिस्थिति में 21% से अधिक नहीं होगा, यानी कि OBC का आरक्षण हमेशा 21% से कभी भी कम वो अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना है, अगर किसी क्षेत्र में SC और ST की कुल जनसंख्या 70% से कम है तो वहां OBC के लिए कम से कम एक सीट आरक्षित हो। धारा 66 में है आरक्षित वर्गों में महिलाओं का हिस्सा। ठीक है, यानी कि ST, SC व OBC वर्गों को जितनी भी सीटें मिलेंगी उनमें से आधी सीटें उन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये बात धारा 6 में कही गई थी। हालांकि अभी भी नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण 1 तिहाई है, क्योंकि ये जो 50% आरक्षण वाला जो विधेयक था वो अभी मतलब उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए अभी 1 तिहाई आरक्षण है। लेकिन धारा 66 में इस बात को बोला गया था। धारा 6 का एक भाग है 7, उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है कि कुल सीटों में महिलाओं को आरक्षण टोटल सीट का 50% सीटें महिलाओं हेतु होंगी। ठीक है, यानी कि जितनी भी टोटल सीटें हैं उनमें से 50% सीटें महिलाओं के लिए होंगी, ये बात कही गई थी। लेकिन धारा 66 में बताई गई SC, ST, OBC और महिलाओं की सीटें भी शामिल मानी जाएंगी, यानी कि जो भी SC, ST व OBC का जो आरक्षण है ना उसमें महिलाओं की सीटें भी हैं, उसमें ही इंक्लूडेड हैं। ठीक है, देखो सभी वर्गों में कुल स्थान का 50% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में विचार अधीन है। वर्तमान में नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 1 तिहाई सीटें आरक्षित है, आपको ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, तो धारा 6 में संरचना के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ आपको जो भी आरक्षण से रिलेटेड है धारा 6, 4, 6, 5 और 6, इन तीनों को भी विशेष रूप से याद रखना है, 6, 7 को भी। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 6, 8। ठीक है, तो इसमें 6, 8 में आरक्षण की समय सीमा कितनी रहेगी, तो SC, ST व OBC वर्गों को मिलने वाला यह आरक्षण तब तक लागू रहेगा जब तक कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234 में बताई गई काल अवधि समाप्त नहीं हो जाती। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। धारा 6(9) में है चुनाव की प्रक्रिया, यानी कि जो नगर पालिका की सभी सीटें हैं, चाहे वे सामान्य की हो या आरक्षित की हो, वार्डों से सीधे चुनाव से यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाएंगी। ठीक है, ये चुनाव सरकार द्वारा तय किए गए नियमों व तरीकों से करवाए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। धारा 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ धारा 6 की जितनी भी उपधाराएं हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये सभी धाराएं याद रखनी है। धारा 7 में है नगर पालिका की पद की अवधि कितनी है, तो इसमें क्लियर बताया गया है कि नगर पालिका की पद अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष। ठीक है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर नगर पालिका का विघटन 5 वर्ष से पहले हो जाए तो नई नगर पालिका शेष कार्यकाल के लिए चुनी जाएगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नए चुनाव 6 माह में करवाए जाएंगे। ठीक है, तो धारा 7 का संबंध नगर पालिका की पद अवधि से है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष निर्धारित की गई है। धारा 8 में नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना, यानी कि धारा 8 का सीधा संबंध ये है कि नगर पालिका शासन यानी कि नगर पालिका बोर्ड, जिसको नगर निगम नगर पालिका बोर्ड बोलते हैं, जैसे नगर पालिका को नगर परिषद और नगर निगम में उनके अध्यक्षों के माध्यम से निहित होगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नगर पालिका का जो भी शासन है वो नगर पालिका में निहित होगा, यानी कि इनका शासन इनके अध्यक्षों के माध्यम से किया जाएगा। धारा 9 में वार्डों में विभाजन। ठीक है, धारा 9 का संबंध किससे है, वार्डों में विभाजन, यानी कि निर्वाचन के लिए नगर पालिका की धारा 6(1) के अधीन नगर पालिका के लिए निर्धारित कुल स्थानों की संख्या के बराबर वार्डों में विभाजित किया जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा। उसका अनुपात यथासंभव वही होगा जो नगर पालिका के स्थानों की कुल संख्या का उसकी जनसंख्या के साथ है। ठीक है, सीधे आपको ध्यान रखना है कि धारा 9 का संबंध वार्डों में विभाजन से है, और जो वार्डों में विभाजन है वो धारा 6(1) के अधीन जो निर्धारित कुल स्थान है उनकी संख्या के बराबर वार्डों में विभाजित किया जाएगा। बताया गया था ना धारा 6 में कि जनगणना के बाद सरकार क्लियर करेगी कि कितने वार्ड होंगे, उसका ही ये है कि उसी हिसाब से वार्डों की संख्या के बारे में बताया गया है इसमें। अब धारा 10 में है वार्डों की अवधारणा, यानी कि वार्डों का निर्धारण किस किस तरीके से होगा, तो इसमें है ना सरकार ये स्पष्ट करेगी कि वार्ड क्या है। इसमें जैसे कि प्रत्येक एनपी को निर्वाचन के प्रयोजन के लिए विभाजित किया जाएगा।
उसको बाढ़ कहेंगे। ठीक है, कि निर्वाचन के लिए नगर पालिका को जिन किन हिस्सों में बांटा जाएगा वो बाढ़ कहलाएंगे। और ये चुनाव के लिए सरकार ये बाढ़ बनाएगी। ठीक है, और बाढ़ों की सीमा का निर्धारण करेगी और SC ST OBC तथा प्रत्येक वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का निर्धारण करेगी उसमें ही सरकार। और महिला उम्मीदवारों के लिए कितनी बाढ़ है, बाढ़ों की संख्या कौन कौन सी है, तो ये सभी चीजों का निर्धारण करने का दायित्व भी राज्य सरकार का है। तो ये धारा 1 के 4 क्लॉज हैं, ABCD, आपको चारों क्लॉज याद रखने हैं। और धारा 10(2) के क्लॉज हैं। धारा 10(2) में बताया गया है कि ST SC ST OBC में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का आवंटन चक्रानुक्रम में होगा। यानी कि देखो, अपन को पता ही है कि जब भी ये जो सरपंच वगैरह के चुनाव होते हैं, पंचायती राज वाले चुनाव, उन्हीं की तरह है कि कभी इस बार अपन को होता है ना कि इस बार जनरल की सीट आएगी, इस बार OBC की आएगी। तो उसी तरीके से है कि SC ST व OBC पे महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का आवंटन चक्रानुक्रम में होगा, रोटेशन में होगा, कि कभी किसी की सीट आ रही है, कभी एक बार इसकी आ जाती है, एक बार इसकी आ जाती है। तो इस तरीके से होता है। बाढ़ों का अवधारण करते समय सरकार निम्न उपबंधों का भी ध्यान रखेगा कि सभी बाढ़ भौगोलिक रूप से जुड़े हुए हैं। यानी कि बाढ़ 1 के बगल में 2 होगा, बाढ़ 1 के बगल में 3 होगा। ऐसे नहीं कि यहाँ बाढ़ 3 है और यहाँ सीधा 15 आ गया, नहीं, ये सभी बाढ़ भौगोलिक रूप से जुड़े हुए होंगे। ST SC के आरक्षित स्थानों का वितरण नगर पालिका के भिन्न भिन्न भागों में किया जाएगा। यानी कि जिस वार्ड में SC ST की जिस हिसाब से जनसंख्या होगी, उसी अनुपात में उनको सीटों का में बांटा जाएगा। ठीक है। तीसरा है बाढ़ों का संख्या अंकन नगर पालिका क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी कोण से शुरू होगा। ये भी चीज आपको याद रखनी है कि जब बाढ़ों का नामांकन करेंगे तो वो उत्तर पश्चिम दिशा से करना शुरू करेंगे कि ये बाढ़ 1 है, बाढ़ 2 है, इस तरीके से। ठीक है। और आप एक चौथा पॉइंट और है कि बाढ़ों के अवधारणा से संबंधित अगर कोई ऑब्जेक्शन है कि ये बाढ़ का निर्धारण गलत तरीके से हुआ है, फिर कुछ भी है, आपको लग रहा है कोई ऑब्जेक्शन, तो उसके लिए 7 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है। तो धारा 10 के 4 क्लॉज हैं। धारा 10 में बाढ़ों के निर्धारण अवधारण से संबंधित है। धारा 9 बाढ़ों का विभाजन से संबंधित है। धारा 8 में बताया गया कि नगरपालिका शासन का नगरपालिका में निहित होना, ये सभी चीजें बताई गई। तो आज हमने धारा 6 से 10 करी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।